बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पे। इंटरेस्टिंग ख़बरों से हम शुरुआत करेंगे। हम आपको बताते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम देखते तो हैं मगर इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि बिस्किट होता है ना, बिस्किट उसके अंदर सुराख होता है। क्यों? हमें तो ये लगता है ना डिज़ाइन है इसका बिस्किट का, मगर वो डिज़ाइन थोड़ी होते हैं। आपको पता है वो क्या होते हैं? एक्चुअली वो जो बिस्किट के अंदर जब उसको बेक कर रहे होते हैं ना हम लोग, तो वो जो पानी है उसको एवोपरेट होना पड़ता है, भाप की सूरत में निकलना होता है उसको। अगर वो सुराख नहीं होंगे तो जो बिस्किट्स हैं वो बेकिंग के दौरान टूट जाता है, तो जिसकी वजह से उसको सुराख जो है ना उसके अंदर होते हैं। हमने तो कभी इस चीज़ को नोट ही नहीं किया ना, हमने कभी इस बारे में सोचा कि ये बिस्किट के अंदर इतना सुराख क्यों पाया जाता है। तो वो डिज़ाइन नहीं है, वो स्टीम की वजह से जो है ना एवोपरेट होने की वजह से उसके अंदर सुराख होते हैं। तो मोस्टली जो कंपनीज़ हैं वो सुराख इस तरह के रखती हैं, जैसे अगर आप क्रीम वाले बिस्किट्स भी खाते हैं तो आपने देखा है उसके अंदर भी ना सुराख होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं। तो वो दिस इज़ नॉट फॉर द डिज़ाइन। अब आपने जब बिस्किट खाना है तो अपने बच्चों को भी बताना है और ख़ुद भी देखना है कि उसको क्रिस्पी क्रंची रखने के लिए जो है ना उसको उसके अंदर सुराख होते हैं, ताकि उसके अंदर जो है ना क्रिस्पी जो जायका है वो टेस्ट डेवलप हो जाए उसका एक, और उसके अंदर जो है ना वो भाप ना रहे। ओके। और एक और मज़े की मेरे पास कनाडा से खबर है। 20 साल से वहाँ पे एक नाबीना शख्स था, उसकी आंखें जो नज़र है वो ठीक हो गई, उसकी नज़र वापस आ गई। और कैसे वापस आई सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है कि जो उसकी आंखें ना, उसकी आंखों के अंदर उसके दांत को इम्प्लांट किया गया और उससे उसकी बिनाई वापस आ गई। और ये 1960 में ये प्रोसीजर शुरू हुआ था, ठीक है। अब 60s की बात बता रही हूँ मैं आपको, तब टाइम से ये प्रोसीजर शुरू हुआ, मगर बहुत कम लोग जो हैं उन्होंने ये प्रोसीजर करवाए थे। अब बेसिकली जो दांत है उसको निकाल कर उसी इंसान का अपना दांत, नॉट लाइक किसी का, तो उसका जो है ना दांत वहाँ से निकाल कर उसकी ये अपना दांत जो है ना जौन सा वो निकाल कर तो उसको इम्प्लांट किया गया। सॉरी मुझे माइक लग रहा है, आपको ऑडियो में प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से फिर कहानी होती। अब दांत होता उसी इंसान का अपना है, ताकि जो उसका इम्यून सिस्टम है ना उसको कोई वो बाहर की चीज़ जो है ना उसको ना देखे कि ये बाहर की चीज़ मेरे अंदर आ रही है। इसीलिए दांत उसके अपने सुराख को जो है ना उसके अंदर एक लेंस फिट किया जाता है और उस दांत को इम्प्लांट कर दिया जाता है आँख के अंदर, जिससे बिनाई वापस आ जाती है। ये स्टोरी अजीब सी है, मगर मैंने कहा नई चीज़ है, किसी ने करवाना हो तो करवा लें, ठीक है। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मौसमी नज़ला ज़ुकाम आजकल ये चलना है, सारा सीज़न है। तो कुछ लोग जो हैं जैसे एलोपैथिकली अगर इसको देखें तो उसमें वैक्सीनेशंस होती हैं जो इस वेदर में ख़ास तौर पे कराई जाती हैं, बच्चों को भी बड़ों को भी। मेरा तो गुजारा नहीं है, मुझे तो मैंने लास्ट ईयर कराई थी, तो इस बार भी मैं लेके घूम रही हूँ फ्रिज में रख के। मैंने और फ़राल ने करानी, और फ़राल डरती बहुत है वैक्सीनेशन से, तो इस वजह से मैं अभी करा नहीं पा रही हूँ। मगर वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं करानी, या अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और अपना ख्याल रखना चाहता है और उसको इतना सीवियर इन्फेक्शन नहीं होता है, एलर्जी नहीं है उसको सीवियर, तो फिर ये जो मौसमी हमें नज़ला ज़ुकाम खांसी है उसको हम घर बैठ के कैसे ट्रीट कर सकते हैं। हिकमत में इसका क्या इलाज है, क्योंकि हम हिकमत के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। हमारे ऊपर कोई अगर दवाई कभी असर नहीं करती तो हिकमत की सारी दवाइयाँ असर करना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अजीब चीज़ देखिए, कभी टाइम पे ये होता है कि हिकमत का कोई अगर हम पे दवा या नुस्खा असर नहीं करा तो एकदम से हमें एंटीबायोटिक या एलोपैथिक की कोई ऐसी मेडिसिन जो है वो यूँ असर कर जाती है। ये समथिंग मुझे खिचड़ी जो है ना आज तक समझ कोई नहीं आती। ये एक्चुअली हमारी बॉडी का मिजाज है, किस वक्त क्या एक्सेप्ट कर ले, किस वक्त किस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दे। तो हम ये जो नज़ला है इसको हम सदियों से ट्रीट करते आ रहे हैं, खांसी को, एलर्जी को, हिकमत से। आज हमारे पास हकीम इसहाक साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और ये आज हमें बताएंगे बच्चों को बड़ों को हमने इस इन्फेक्शन वाले मौसम में कैसे सेफ़ रखना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। तबीयत है सर आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो नज़ला ज़ुकाम खांसी इस मौसम की हम जब बात करते हैं, ये एलर्जी वाला मौसम है, ये क्या मौसम है? ये खुश्क मौसम होता है। इस मौसम में क्यों इतने खांसी और गले ख़राब हो जाते हैं, आवाज़ बैठ जाती है? जब भी वेदर चेंज हो रहा होता है, गर्मी से सर्दी आ रही हो या सर्दी से गर्मी आ रहा हो, तो जैसे अब जो मौसम चेंज हो रहा है, वेदर की चेंजिंग आ रही है,
यानी दिन को गर्मी रहेगी और रात को सर्दी हो जाएगी। ये गर्मी और सर्दी जब फ्लक्चुएट होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता अच्छा, है। वो हमारी वीक होना अम्मी शुरू। अल्लाह बख्शे कहती थी कि जाती सर्दी और आता जाड़ा, इसमें ख्याल रखो, बीच के मौसम की खैर है। जी जी। ये क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि चूँकि मौसम फ्लक्चुएट हो जाता है, दिन को गर्मी रहती है और रात को एकदम सर्दी होना शुरू हो जाता है, तो आपका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाएगा इसके साथ और वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा और इस वजह से आपको ये ज़्यादा ये सांस की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर ये वेदर ऐसा होता है जिसके अंदर नमी बिल्कुल ख़त्म हो रही होती है, ड्राइनेस आ रही होती है और इस मौसम के अंदर मुख्तलिफ वायरस है, ये बैक्टीरिया, उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। और फिर ये है कि हम पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे होते हैं, चूँकि मौसम गर्मी का गया, हमने पानी का इस्तेमाल कम किया, हमारी बॉडी के अंदर भी ड्राइनेस होना शुरू हो गई और उस वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। फिर ये है कि अगर हम किसी ऐसे माहौल में चले जाएँ, पोल्यूशन बहुत पोल्यूटेड है, जहाँ पे डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है, धूल वगैरह बहुत ज़्यादा है, या इसमें और ऐसे पार्टिकल्स है जो आपको इरिटेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे। या वो लोग जिनके ऑलरेडी ये प्रॉब्लम चल रहे थे, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, इवन का दमा, एलर्जी की, तो इस जैसे ही मौसम चेंज होता है वो जो एग्रीवेट कर जाती हैं। तो इसके लिए फिर हमें अपने हर्बल का जो सहारा लेना होता है और बड़ा परफेक्टली वे से जब मैं आपके सामने इसको एलेबोरेट करूँगा तो आप सब देखेंगे कि इतना मैजिकली ये रिज़ल्ट देती हैं। शर्त ये होती है कि हम इसको प्रॉपर तौर पे डायग्नोज कर सकें किस पेशेंट को कौन सी हर्ब्स हमने देनी है। एक ही जो शानदा सबको सूट नहीं करेगा और सबकी प्रॉब्लम क्योर नहीं करेगा। सर, एक जो शानदा आता था पुराना, जिसमें वो पता नहीं क्या क्या बहुत सारे हर्ब्स थे, जिसमें ओनाब है, मलट्ठी है, गुले बनफ्शा है, गुले बनफ्शा वाला, ये सारी चीज़ें आज भी अवेल है। शानदा के पैकेट पीते हैं ना, ये तो फारिग है, ये तो आज तक किसी को समझ ही कोई नहीं आई है। ये जो शानदा के पैकेट लाते हैं तो घर में चाय के अंदर डालते हैं, पीना शुरू कर देते हैं, पानी में लाते हैं, पीना शुरू कर देते हैं। मेरे पास वो जो शानदा नहीं है, मेरे पास वही वाला। जी जी, वही वाला, लेकिन उसको भी यूज़ करने के अपना मेथड है, किसको कौन से हर्ब्स यूज़ करवानी है। ये नहीं है कि वो जो आप एक बना दिया सबको सूट करेगा जाएगा। अच्छा। लेकिन आपको नज़ले के पेशेंट 3 टाइप के आएंगे, या तो उसकी नोज़ रनिंग नोज़ होगी, वाटरी नोज़ होगी, या उसके बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी होगी, या उसके येलोइश, ग्रीनिश और लाइक दैट कुछ स्पूटम उसमें खारिज हो रही होगी। क्या एक ही जो शानदा तीनों किस्म की प्रॉब्लम्स का इलाज होगा? नहीं। सो ये मुआली का काम है कि आपको गाइड करे कि किस वक्त किस कंडीशन के अंदर कौन सी हर्ब्स आप यूज़ करेंगे। अच्छा। तो विद इन नो टाइम आप कहते हैं इंजेक्शन, मैं कहते हैं इंजेक्शन से पहले आपको रिजल्ट मिलता है। शर्त ये है कि आपकी सिलेक्शन प्रॉपर हो। अच्छा, ये गलत है कि वो जिसको भी सबने एक ही पुड़िया पकड़ी और सबने जुशाने पीने शुरू कर दिए। और फिर किसी को इफेक्ट हुआ, 30% लोग ठीक हुए और 60% लोगों को सूट नहीं करेगा, क्योंकि उनका मिजाज तो डिफरेंट था। और फिर हमने कहा जी हर्बल सिस्टम द मेडिसिन बड़ा स्लो एक्टिव है जी, इतना जल्दी आराम नहीं देता। भाई वो आराम देता है, आपकी सिलेक्शन गलत हो रही थी, आपने हर्ब्स को सिलेक्ट प्रॉपर नहीं किया था। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताऊंगा, आप देखेंगे कि वो मैजिकली रिजल्ट देते हैं। आप यकीन जाने, जैसे कि लोगों को एलर्जी हो रही है, वो एंटी एलर्जी मेडिसिन खा के ना वो ड्राइव कर सकते हैं, तो गहरी नींद में सो रहे हैं, अजीब से प्रॉब्लम। लेकिन हमारी हर्ब्स उससे पहले काम करती है। आपको पता है ना, नींद होती है जी उससे, लेकिन हमारी मेडिसिन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको स्लीप इंड्यूस करवा दे, आपको डिजीनेस वगैरह करवाना शुरू कर दे और आप बिल्कुल लेथार्जिक पर। नहीं, आपको एक्टिव भी करती है और विद इन 1 डे आपका रनिंग नोज क्योर होता है। अच्छा, नाइला की कॉल है, वाकई से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी नाइला, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नाइला, कैसी हैं? वाह जी, ग्रेट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी, क्या पूछना चाह रही है? तो फिजा मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि मुझे ना मतलब हर सर्दियों में ना, गर्मियों में जो आम रूटीन में रहता है, मतलब नज़ला, जुकाम, सांस का मसला रहता है, लेकिन जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो उससे मुझे ज्यादा मसला होता है, दमे का मसला हो जाता है, सांस खराब रहता है। डॉक्टर साहब बताइएगा। जी, अब एक्चुअली ये थोड़ा सा क्लियर भी नहीं कर पा रहे कि जैसे मैंने पहले बताया ना, इसकी कम से कम 3 अक़साम होती हैं। अब ये इनको अक्सर रहता है, तो क्या उसके कंडीशन होते हैं? नॉर्मली ये वो लोग होते हैं जो रेगुलर इसका शिकार होते हैं, उनको हम PND प्रॉब्लम या पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग प्रॉब्लम्स होती है,
उनके जहाँ पे नाक और गले का जंक्शन होता है वहाँ पे स्वेलिंग हो चुकी होती है, इससे बाहर बाहर उनका रेशे जो उनके गले पे भी गिर रहा होता है और उनके बाद उनको सांस की प्रॉब्लम भी आ रही होती है। तो ऐसे जैसे मैं अभी नुस्खे बताऊँगा आप देखेंगे कि इसका इलाज परफेक्ट उसमें होगा। लेकिन अगर वैसे घर में वो करना चाहते हैं तो उनको हम सिर्फ छोटा सा नुस्खा बताते हैं। हम उससे कहते हैं कि आप मलट्ठी लें और उसका सौंफ लें और ज़ीरा सफ़ेद लें, ये 3 चीज़ें हर्ब से इनका कहवा बना के पिएँ तो ये जो PND प्रॉब्लम है, जो इरिटेट कर रहा है उनका गला, उनके नाक के अंदर इरिटेशन होती है, बार बार उन्हें गला साफ़ करना पड़ रहा है, इससे रेगुलर कुछ अरसे इस्तेमाल करें तो उनका ये प्रॉब्लम परमानेंटली ठीक हो जाता है। इस हफ्ते एक ब्रेक लेने के बाद ज्वाइन करेंगे और आपको वो सारे नुस्खे बताएंगे कि किस किस पेशेंट को किस किस एलर्जी के ऊपर, किस तरीके की खांसी नज़ले के ऊपर हमें कहवा या फिर कोई ऐसे हर्ब्स इस्तेमाल करने हैं जिससे हम ठीक हो। टेक अ ब्रेक। ओके, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हम यहाँ पर सीखने के लिए अभी सारे वो हर्ब्स के साथ जो नुस्खे हैं जिसमें हमारा नज़ला, खांसी किस किस मिजाज से और किस किस एज के लिए सूटेबल है वो बताते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जैसे किसी को नज़ला ज़ुकाम होता है तो सबसे पहले उसको नाक के अंदर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, उसकी आंखों में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, नाक से आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, उसे छींके आना शुरू हो जाते हैं। इसका अर्ली स्टेज, फर्स्ट स्टेज होता है और बड़ा तकलीफ़ दे होता है कि हर बार बार छींकें आ रही हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक हर्ब बताता हूँ जो हमारे तिब की बहुत ही मशहूर है और उसको हम कहते हैं हब्बे शफ़ा, जिसकी सिर्फ 3 खुराकें लेने से पहली खुराक से छींके आना बंद, पानी बहना बंद, इरिटेशन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। अज़ा में बताता हूँ और फिर बताता हूँ कि उसको आप कितनी मिकदार में लेनी है, उसकी डोज़ क्या होती है ये भी बताता हूँ। सबसे पहले आपने लेना है, ये एक धतूरा है, इसके बीज होते हैं जी। और दूसरे नंबर पर आप ये लेंगे अजवैन, ये खरासानी है। तीसरे नंबर पर आप लेंगे सौंठ। चौथे नंबर पर आप लेनी है इसके अंदर गोंद कीकर। और 5वें नंबर पे रेवंद खताई, यानी 5 अज़ा बराबर वज़न में लेके इनको ग्राइंड करके इनका पाउडर को मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको टैबलेट फॉर्म में बनाएंगे। और इसकी टैबलेट इंतहाई छोटी होती है, यानी काली मिर्च के बराबर। आप देखेंगे ये इस साइज़ की गोलियां बनेंगी, बिल्कुल काली मिर्च के बराबर। और एक ये पिल, एक टैबलेट सुबह दोपहर शाम। जी आप जब इसमें गोंद में शामिल करेंगे, इसको आप जैसे आटा गूंदते हैं वैसे बनाएंगे और छोटे छोटे हाथ से टैबलेट बना लेंगे साइज़ के बराबर, और इससे बड़ी नहीं बनाएंगे। अच्छा, ये बड़े लोगों के लिए। और छोटा बच्चा है तो इसको हाफ कर लेंगे, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम को एक टैबलेट। और एक दिन के अंदर कितना भी फ्लू क्यों ना हो, कितनी भी छींके क्यों ना आ रहा हो, कितनी भी आंखों से खारिश क्यों नहीं हो रहा, बार बार पानी बहता जा रहा हो, सिर्फ 3 खुराक से फौरन ड्राई हो जाता है। जी जी बिल्कुल खाएं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नुकसान देने वाली हो। इसके बाद सेकंड हमारे पास वो लोग आते हैं जिनका ये फेस गुजर जाता है तो फिर उनको क्या कि इनमें बलगम आना शुरू हो जाती है, गाढ़ी सी पीले रंग की, फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है उनके लिए हमारे पास बड़ा आसान सा फार्मूला है जो बनाएं घर में। और उसके क्या है, आप सिर्फ 2-4 खुराकें लेंगे, वो पतला करके सारे रेशे को निकाल देगा। अच्छा। यानी जब आप इलाज कर रहे हो तो 2 चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, क्या उस वक्त आपको पानी की तरह पतला रेशा आ रहा था तो आपने उसको गाढ़ा कर देना है, और अगर गाढ़ा आ रहा है तो आप उसको पतला कर लीजिए, आपका मसला हल हो जाएगा। पीला भी हो जाता है जी, वही पीला, यानी गाढ़ा और पीला जब हो जाता है तो हम ऐसी मेडिसिन देंगे उसको पतला करके ईजिली ड्रेन कर दे। अच्छा। अब उसके लिए आपने ये करना है कि काली मिर्च ये लेनी है 10 ग्राम। इसके साथ आपने लेना है 20 ग्राम जो है ये नौशादर लेना है। और इसके साथ देर तक दिखाएगा नौशादर क्या है। नौशादर अमोनियम क्लोराइड हम इसको कहते हैं, और ये इसी शक्ल में मिलता है। नमक वाला जो आता है हमारा। एग्जैक्टली, नमक नहीं, नौशादर अमोनियम क्लोराइड। नमक तो सोडियम क्लोराइड होता है ना, ये अमोनियम क्लोराइड है नौशादर। अच्छा, यानी काली मिर्च आपने 10 ग्राम लिया, 20 ग्राम आपने अमोनियम क्लोराइड ये नौशादर ले लिया, और उसके साथ आपने 50 ग्राम जो है ये जिंजर, जिस हमने खुश कर लिया था, पंसारी से मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं सौंठ, यानी अदरक को खुश करके। ओके, तो ये 3 चीज़ें आपने अलग से ग्राइंड कर लेनी है और इनको फिर मिक्स करके चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम गर्म पानी के साथ लेंगे तो जितना भी गाढ़ा बलगम जो आपके निकालना मुश्किल हो रहा था वो पतला होकर ईजिली ड्रेन हो जाएगा।
और आपके साथ ये नज़ला इस तरह का है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सौंठ को ऐसे भी थोड़ा सा खाओ जी। या सौंठ में शहद लगा के, काली मिर्च लगा के बच्चों को चिटाओ तो उनका बलगम निकलेगा, ये सही है? जी बिल्कुल, या नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं का जिनका गाढ़ा बलगम हो चुका होता है, पाउडर की फॉर्म में बना के पाउडर बच्चों को फॉर्म थोड़ा आप सा चिटा इस्तेमाल सकते करें हैं। तो ये इसको जो नहीं खुश्क हो चुका था गाढ़ा, उसको पतला करके ये खारिज करना शुरू कर देगा। अच्छा, और तीसरा सही नुस्खा है मतलब ये? बहुत ज़्यादा। और तीसरे हमारे पास वो लोग आते हैं जिनको बिल्कुल साइनस नाक बिल्कुल बंद पड़ा है, आप उनसे बेचारे कुछ खारिज ही कुछ हो नहीं हो रहा, वो जोर भी लगा रहे हैं और बड़ा जोर लगा रहे हैं तो काला सा छोटा सा बलगम कहीं को लोथड़ा, नाक से भी जोर लगाया, बार बार इवन के समटाइम ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हमने एक नुस्खा बनाया है जो इस्तेमाल करेंगे तो फौरी तौर पर जो साइनसाइटिस हो जाता है, यहाँ पर रेशा जम चुका है, इधर जम चुका है और मरीज़ का सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बेचारा मुंह खोल के सांस है, नाक से सांस ही नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप जो 3 अज्जा का नुस्खा है आप इस्तेमाल करें, फौरी तौर पर ये साइनसाइटिस क्लियर होना शुरू हो जाता है, यहाँ जमा बलगम क्लियर होना शुरू हो जाता है और मरीज़ ठीक हो जाता है। तो उसके लिए आपने लेना है, एक तो आपने मलट्ठी लेनी है जी, ये मलट्ठी इस तरह की मिलेगी आपको। मुझे लगा ये भी मलट्ठी की फॉर्म में। नहीं, ये रहमत खताई है, रहमत का, हाँ। रहमत खताई, और ये मलट्ठी है। ओके, ये मलट्ठी आपने लेनी है जी। और दूसरे नंबर पर से घर में लाके रखें तो फिर ये तो हमें नहीं, रहमत खताई ये मुझे एक मौलवी का काम है। हाँ। और दूसरे नंबर पर आपने इसमें लेना है सुहागा, ये पंसारी से मिल जाएगा, इसी शक्ल में इसको पाउडर कर ले, पाउडर करके या तवे पर रख लें तो इसका वाटर जो वेपरेट हो जाता है, ये बिल्कुल खुश्क हालत में आपके पास पाउडर मिल जाता है। नहीं भी करना चाहिए तो एज इट इज़ भी इसको ग्राइंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो दूसरे नंबर पर आप ये है, और तीसरे नंबर पर चीज़ जो इसके अंदर फिर आपने ये रहमत खताई डालनी है। ठीक है, यानी आपने मलट्ठी, रहमत खताई और सुहागा, ये 3 चीज़ें बराबर वज़न में लेके इनको ग्राइंड करके आधी चम्मच दिन में 3 बार लेंगे तो ये जितना भी ड्राई हो चुका था, बिल्कुल खुश्क हो चुका था, नाक बंद हो चुका था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, आप ये लेंगे तो फौरी तौर पर ये साइनसाइटिस को क्लियर कर देगा। अब बच्चे भी बिल्कुल क्लियर हो। और वो बच्चे जिनकी छाती छां कर रही है, बाहर माँ परेशान बैठी है, उसको नेबुलाइज करवाने जा रहे, बार बार नेबुलाइज हो रहा है, आप ये इस्तेमाल करेंगे तो उनको बार बार नेबुलाइज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जी, हम आपको एक ब्रेक के बाद मिलते हैं मजीद नुस्खों के साथ। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग फिज़ा और इसहाक साहब से हम पूछ रहे हैं नुस्खा। अच्छा इसहाक साहब, जो रनिंग नोज़ है, कभी कभी ना गला नहीं ख़राब होता, सिर्फ रनिंग नोज़ होती है, छोड़ो ऐसे ही बिल्कुल वाटरी ड्रेन हो रहा है, बार बार आप जो है वो टिश्यूज़ यूज़ कर रहे होते हैं और वो बार बार फेंक रहे, तो उसके लिए मैंने जो आपको हब्बे शफा बताई है, यानी ये गोलियाँ मैंने आपको बताई है, सिर्फ सुबह पेशाब एक गोली बना के विद इन 1 डे 100% क्लियर हो जाता है, आपका वो रनिंग वाटर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है आपकी नाक ब्लॉक भी नहीं होती है इससे। इससे बाकी आप एंटी-एलर्जी दवाइयाँ लेते हैं तो आपकी नाक ब्लॉक हो जाती है, तो इससे ऐसा भी नहीं होता और बिल्कुल आप हेल्दी फील करते हैं। और कुछ ऐसी खांसियाँ होती हैं जिसकी वजह से ना आंखों में आंसू आते हैं, इतनी जोर की चुभन होती है, गले के अंदर ना एक चुभन सी लगती है, करंट वाला वायर के सेंटर गले में ऐसे बार बार गले इरिटेट हो रहा होता है, और जब इरिटेट उसके बाद खांसी होना शुरू हो जाती है, तो इसको और जितना रोको उतनी और ज़्यादा इरिटेशन होती है उसके अंदर, गले के अंदर। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सुहागा, मलट्ठी और रहमत खताई, ओके, जस्ट आप ये 3 चीज़ें बराबर ग्राइंड कर ले और चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम के, फौरी तौर पर इमीडिएटली गले की इरिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी खांसी उसी टाइम क्लियर हो जाएगी। ओके, कुछ लोगों का बलगम की वजह से नाक और जो साउंड है ना वो साउंड क्लाउड बिल्कुल बंद हो जाते हैं जी, उसका बच्चों में खास तौर पे अंदर फंसा हुआ बलगम होता है नाक जिससे हम कहते हैं कि इन लोगों की आवाज़ ही बंद हो रही है, वोकल कॉर्ड जो होता है वो इन्फेक्शन जो है हमारे गले से हमारे वोकल कॉर्ड तक चली जाती है, जो यहाँ से आवाज़ नहीं पैदा, तो वो उसको इन्फ्लेम्ड कर देता है। जब वो इन्फ्लेम्ड होता है तो आवाज़ निकालना बड़ा ऐसा लगता है जिससे हॉर्सनेस हो रही है, आवाज़ बैठती जा रही है, बोलना चाहते तो नहीं बोल रहा है। तो उसके लिए भी यही फार्मुलेशन मैंने बताई है जो आपके गले की इरिटेशन को, इन्फ्लेमेशन को क्लियर करती है, ये आपकी वोकल कॉर्ड्स की इन्फ्लेमेशन भी क्लियर करेगी। और वही आपने इसमें लेना है सुहागा, मलट्ठी और रहमत खताई वाला फार्मूला। तो इससे लाहौर से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हुमैरा जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाहेंगी, क्या मसला है? जी मेरी बेटी है 20 साल को ना साल बाद नजला जुकाम ही रहता है, वो छींके इतनी आती है, सुबह सो के उसकी तो छींकती रहती है, उसकी बहुत बुरी हालत होती है। कितने साल की है? 20 साल उसकी उम्र है। 20 साल की है, उसको नजला ही रहता है, उठती है तो बहुत ज्यादा उसको छींके आती है। जी जी, उसके जो है वो बच्चे जिनको इसको हम एलर्जिक
प्रॉब्लम कहते हैं। सुबह उठते ही घर वालों को पता चल जब अलार्म चल गया है, बच्चा उठेगा और छींके मारना शुरू कर देगा। ऐसे भी बच्चे होते हैं? ऐसे ही होता है, घर वालों को पता चलेगा हमारा ये बच्चा उठ गया, क्योंकि जैसे ही उठते हैं उनको छींक आना शुरू हो जाती है। जैसे एसी से बाहर जाता है तो उसको छींक आना शुरू हो जाती है, बाहर से एसी में आता है तो इसको छींक आना शुरू हो जाती है। अच्छा। उसकी वजह क्या होती है, इसके नाक के अंदर जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्वेलिंग हो चुकी होती है। अच्छा। और हमारी तिब का कामयाब तरीन एक ही फार्मूला, अगर 2-3 माह वो माजून इस्तेमाल कर ली जाए तो जितनी पुरानी क्यों ना ये एलर्जी का प्रॉब्लम हो रही हो, जिससे स्नीजिंग हो रही है और ये सारा मतलब, वो है हम अतरीफले कशनीज़, इसी नाम पे मार्केट में मिल जाती है। हमदर्द, अजमल, करची और कोई भी फार्मेसी इसको बना रही है, वो लेके आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच इस्तेमाल करें, लेके 3 माह रेगुलर इस्तेमाल करें तो पुराना से पुराना ये एलर्जी वाली प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाती है। सिंगल रेमेडी, बस कोई दूसरी दवाई लेने की जरूरत नहीं। ट्राई करें फिर ये आपकी नहीं, हमारा 25 साल से आजमूदा है। मैं बारहा पेशेंट को देता हूँ जो बेचारे वैक्सीनेशन करवा कर थक गए हैं, एंटी एलर्जी दवाइयाँ खा कर थक गए हैं, बट इस एक सिंगल रेमेडी में उसमें क्या है, 3 फल, हरड़, भेड़ा, आंवला और एक काली हरड़ और एक कशनी जिसे हम धनिया कहते हैं। चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें बराबर वजन में ले लें और जितना पाउडर हो उससे 3 गुना शहद मिला लें तो आपके पास ये मजून तैयार है, अतरीफल कशनीजी। पाउडर से 3 गुना ऊपर शहद खालिस मिला लें तो आपके पास एक माजून टाइप ये बन जाती है। यानी आपने हरड़ का छिलका लिया, भेड़ा का छिलका लिया, आंवले का छिलका लिया, काली हरड़ ले ली और कशनीज यानी धनिया खुश्क ले लिया। ये आपके पास 5 चीज़ें आ गई। 5 चीज़ों का पाउडर कर लिया। अगर सपोज ये 50 ग्राम पाउडर चारों का, पांचों का मिक्स कर लिया तो 150 ग्राम इसमें शहद डाल लें। और अगर पेशेंट को शुगर हो फिर तो आप सिंपल यही पाउडर ले लें, आपको शहद डालने की जरूरत नहीं है। इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स तो ये हैं। वो बच्चे जो नहीं है थोड़ा सा टेस्ट लेने चाहिए तो आप उसमें शहद डाल लें, और जो डायबिटिक हैं वो सिंपल यही पाउडर करके रख लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम खाएं और ऐसे मैजिक रिजल्ट मिलेंगे। हैरान रह जाएंगे जिन बेचारों के बाल सफ़ेद हो चुके हैं ऐसे नज़ले की वजह से कि छींकें आके, वो भी ठीक हो जाती है इससे। अच्छा साहब साहब, ये जो नज़ला गले में गिरने की वजह से ना लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उसका क्या इलाज है? उसकी यही तो बता रहा हूँ, ये गले में क्यों गिरते हैं। ऐसे लोगों के नाक के अंदर पोलिप्स बन चुके होते हैं जिसके ये बेचारे बार बार ऑपरेट करवा रहे होते हैं। इनको अगर यही फार्मूला जो मैंने अतरीफल कशनीज़ी बताया है, जिसमें हरड़, भेड़ा, आंवला, काली हरड़ और धनिया खुश्क, चारों पांचों चीज़ों का पाउडर करके आधी आधी चम्मच सुबह शाम लें तो बगैर ऑपरेशन के नेज़ल पोलिप्स ठीक हो जाते हैं, नाक में बने हुए गदूद ठीक हो जाते हैं। ये PND प्रॉब्लम जिसे पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग हम कहते हैं, जिसे तिब्बती से हम केरा कहते हैं, ये 100% ठीक होता है। केरा भी ये इसी को केरा कहते हैं, इसी को PND कहते हैं, पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग। क्या नज़ला अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो ये हड्डियों को भी आपके जिस्म की ख़राब करता है, ये बताना है? यकीनन आपकी इम्यूनिटी को जब डिस्टर्ब करेगा और आपको बार बार ये चीज़ें हो रही होंगी तो आप वीक तो होते चले जाएंगे, आपके पूरे ऑर्गन ही वीक होंगे। अच्छा। सारे आपकी हड्डियां तो वीक होनी तो होनी हमारे हड्डियों के लिए बड़ा नुकसानदेह, नज़ले को लंबा नहीं छोड़ सकते। अगर हम कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहते हैं तो केरे को या नज़ले को हम अब्बुल अमराज कहते हैं। ये अमराज का बाप है कब्ज़। अगर अब्बुल अमराज, अगर कब्ज़ को हम उम्मुल अमराज कहा कि अमराज की माँ है तो नज़ला जो है वो अमराज का बाप है। अच्छा। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे चलेंगी आपको। सिर नज़ला हुआ, फिर खांसी हुआ, फिर दमा हुआ, फिर केरा हुआ, फिर नेज़ल पोलिप्स बन गई और आप इसके अजीब प्रॉब्लम के शिकार होते चले जाएंगे। अर्ली स्टेज पे इसको डायग्नोज कीजिए, इसकी तशखीस कीजिए किस टाइप का है, जैसे मैंने आपको वजाहत बता दी है उसके मुताबिक सिंपल से हर्ब यूज़ करें और आप क्रॉनिक प्रॉब्लम में नहीं जाते, वहीं पे क्लियर हो जाता है। चीचा वतनी से कॉल है। यास्मीन, क्या सीन? यास्मीन, हाय यास्मीन। यास्मीन, यास्मीन की कॉल। वालेकुम सलाम, कैसी है यास्मीन जी? जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। यास्मीन जी क्या पूछेंगी, कैसी हैं? जी मैंने सवाल ये पूछना है, मेरे मियाँ सिगरेट पीने से उसको छाती से बलगम बहुत आती है। उनके मियाँ को सिगरेट पीने से छाती से बलगम बहुत आती है? पहले तो ये है कि आप उनकी जो है बलगम की बड़ी वजह जो बन रही है वो उनके यही है कि सिगरेट है। सबसे पहले तो उनका सिगरेट बंद कर दीजिए और देन उसके बाद बलगम को खारिज करने के लिए मैंने आपके सामने बताया है कि आपने सुहागा, मलट्ठी और रेवंत खताई, ये 3 चीज़ें बराबर वजन में लेके चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम करें तो ये छाती को ऐसे ही साफ़ कर देते हैं जैसे धोबी कपड़े को साफ़ कर देता है।
ऐसे आपकी छाती क्लियर हो जाती है और उस पर कोई सांस की प्रॉब्लम नहीं रहती मुकम्मल। जैसे वहाँ से जो आपकी सांस की नाली में रेशा जमा हुआ था वो बाहर निकल गया, अब सांस लेना भी आसान है। और फर्दर जो बलगम पैदा हो रही है उसके सांस की नालियों के इन्फ्लेमेशन को क्लियर किया और आपको दोबारा बलगम बनी ही नहीं है। बलगम तो एक रद्द अमल है जिस्म का, उस इरिटेशन को ख़त्म करने के लिए जो स्मोक अंदर जा रहा था, जो आपकी म्यूकस जो सांस की जो नाली के अंदर के जो लेयर है उसको इरिटेट कर रहा था, बलगम पैदा ही हुई थी कि उसको फर्दर डैमेज होने से बचाने के लिए आप वो देना बंद करें, ये इसको क्योर कर देगा फार्मूला। वाह यास्मीन जी, ये ट्राई कीजिएगा और आपके हस्बैंड की जो सिगरेट है वो वाकई कम करवाइए, वो बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जाके बहुत डेंजरस प्रॉब्लम पैदा करते हैं। आप बहुत से उनको लोग धमकी लगाए मैं मैके चली जाऊंगी, आप मैके की धमकी लगाएं वो सिगरेट छोड़ेंगे, हाँ, या फिर आप उनको बोले मैं तुम्हें रोटी ठंडी दूंगी फिर वो मैके चले जाएंगे, या आप उनको बोले मैं तुम्हारे कपड़ों में स्ट्रे नहीं करूँगी, कुछ ऐसी बातें बोले तो वो तंग हो कि सिगरेट छोड़ें, या फिर आस्ता आस्ता उनकी सिगरेट को कम कराएं, या फिर उनकी जो सिगरेट है ना उस पर तारी मीरी का तेल लगा दें। आय हाय, वेरी नाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर्दी, बात नहीं करेंगे, जी, हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, ब्रेक ले लीजिए, ओके, ब्रेक लीजिएगा। यही सुहागा उनको देती थी और वो दमा तक ठीक कर देता। क्या बात है, देखिए मैंने भी एक नुस्खा लिया है फराल के लिए, सुहागा, वो सिंपल सुहागा, उसको बढ़िया करना है आपने। मैं दिखा देती हूँ एक बार, सुहागे की शक्ल दिखाएं मुझे अखलाक भाई। सुहागा लिया है एक, पड़ा है आपके पास? नहीं, उनके पास नहीं है ना, दे मुझे। ओके, ये देखिए सुहागा इसे कहते हैं, ये सादा सा नुस्खा है क्योंकि मैं फराल को उतनी दवाइयाँ मैं नहीं लेती। ब्लॉक हो चुकी है, दिस इज सुहागा, इसको सादे तवे पे इसे पाउडर करके तवे पे रखें और उसके हल्की सी आंच के ऊपर इसको हिलाते रहे तो ये पानी इसका खुश्क हो जाएगा और ये बिल्कुल हल्का सा आपके पास वाइट कलर का पाउडर बनेगा। एक चुटकी छोटे बच्चे को थोड़ा आधी चम्मच शहद में मिला के चटा दें, ये सुनिए चुटकी गई है उन्होंने, इससे ज़्यादा नहीं। बड़े हों तो आप आधा ग्राम दे सकते, तो जितनी भी बलगम है, रेश है जो जम चुका है वो आराम से पतला होकर इजीली डिस्चार्ज, 3 टाइम दें और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टेस्ट में कड़वा शड़वा तो नहीं है? कुछ टेस्टलेस है। अच्छा, हम इसको हफ्ता इस्तेमाल करवा सकते, इसका कोई इवन के दमे तक का ये ठीक है जिनको बलगम की वजह से हो रहा है, यानी वाटरी ना हो, ये मैं बता रहा हूँ। जिनको जम चुकी है बलगम रेशा, उनको ये क्लियर करेगा। वाह, ये जरूरी है। ये नुस्खा खुद मैंने अपने लिए भी लिया, बच्ची के लिए, तो ये इस तरह की चीज़ें हम अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इन चीज़ों से दूर हो गए, इसलिए दवाइयों में घुस गए। और आपको पता है ये हर्ब्स है, हर्ब्स के ऊपर तो पूरी दुनिया जो है ना अब काम कर रही है और पूरी दुनिया ने हर्ब्स के ऊपर जो है ना फोकस कर लिया है। अब अपनी सेहत को अगर ठीक करना है आपने तो दवाइयों से जितनी दूरी कर सकते हैं करें। वो मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि बुखार की गोली भी नहीं खाते। आप मुझे बताएं कि जब इसमें नज़ला ज़ुकाम खांसी होती है उसमें एक फीवर बड़ा शिवरिंग वाला होता है, जी जी, उसके लिए क्या करें? उसके लिए चूंकि शिवरिंग हो क्यों रही है, पहला तो ये क्वेश्चन, बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना, हरारत पैदा करना चाहती है। आप कोई ऐसा दवा दें जो उसकी बॉडी की टेम्परेचर को नॉर्मल पे ले आए तो शिवरिंग ख़त्म हो जाता है, बुखार ख़त्म हो जाता है। उसके लिए एक तो चीज़ है ये आपने लेनी है, इसे हमारी तिब्बत की ज़बान में गौदंती कहते हैं। क्या? गौदंती कहते हैं, गौदंती। गौ मीन गाय और दांत मीन दांत, गाय के दांत जैसे बिल्कुल वाइट इन कलर ये है। तो इसको भी पाउडर करना है, बल्कि ऐसे ही आप इसके चूल्हे पे रख दें, 5 मिनट के अंदर ये ऑक्साइड होके बिल्कुल वाइट कलर की ऐसे फूल जाएगी। ये ऐसे है, गौदंती है, बड़ी आम सी पंसारी से मिल जाती है। किस चीज़ से होती है? ये एक ये हमारे यहाँ इस टाइप की आती है, गौदंती के नाम पे मिलेगी। और आपने इससे इतना लेके चूल्हा जल रहे आप उसके नीचे ऊपर रख दे तो ये 5 से 10 मिनट के अंदर ऑक्साइड हो जाती है और इजीली पाउडर हो जाती है। ये गौदंती है, जैसे फिटकरी हो जाती है, जैसे ये हो जाती है। ये फूलेगी नहीं, ये ऑक्साइड वैसे हो जाएगी, यानी वाइट हो जाएगी। अब जैसे आपको ये कलर है वो बिल्कुल वाइट जैसे पाउडर होता है, वाइट ऐसे हो जाएगी और आराम से इसको पाउडर कर लें आप इससे। इसको हमारी ज़बान में बुखार उतारने की दवा कहते हैं। बुखार उतारने की दवा? जी, बुखार उतारने की दवा। एक तो ये लेना है, गौदंती जी। और 3 चीज़ें और इसमें करनी है आपने। एक तो लेना है पुदीना सूखा, जी, दूसरा लेना है अजवाइन देसी और तीसरा लेना है तेज़पात। आप ये, और चौथी ये गौदंती का मैंने ऑक्साइड कर लिया। चारों चीज़ें बराबर वज़न में लेके पाउडर कर लीजिए और चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम लें। 1 दिन के अंदर कितना भी बुखार हो रहा हो सर्दी का, ये ज़हन में रखिएगा, सर्दी का बुखार, शिवरिंग हो रही है, बार बार कपड़ा लिया जा रहा है, रज़ाइयाँ लिए जा रहे हैं, शिवरिंग ख़त्म नहीं हो रही, एक खुराक खाने के आधे घंटे बाद बुखार उतर जाता है और शिवरिंग ख़त्म हो जाती है। इतना अच्छा ही है।
अब बिल्कुल। मगर सर्दी का बुखार आपने कहा, इसमें सर्दी ऐसा का क्या फ़र्क है जो सर्दी वाला बुखार? सर्दी के बुखार में शिवरिंग होगी, आम बुखार में हम नहीं आम में नहीं आएगा, उसमें शिवरिंग है ही नहीं। हाँ। आपने शिवरिंग जो बुखार है उसके अंदर आपने इसको देना है। और लास्ट में हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताते हैं जो हमारे अक्सर बुजुर्ग जो हैं, जैसे सर्दी आती है उन बेचारों के जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाता है। हाँ। जरा सी ठंडी हवा लगी और उनके जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो किसी गया। को हड्डी में कोई चोट लगी जी, होती है, और उसको सर्दियों भी में वो सर्दी निकल के बाहर आ आएगी, जाती सर्दी है। आएगी तो उनको फिर जोड़ों में दर्द होना शुरू हो हाँ। जाएगा। और उसके लिए एक बड़ा बेहतरीन कम्बिनेशन है कि क्या? आप घर में बना के रखिए, सुबह शाम आधी आधी चम्मच पानी के साथ नीम गर्म पानी से लीजिए, तो इंशाल्लाह सर्दी के वजह से जो जोड़ों में दर्द होता है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। शर्त क्या बता रहा हूँ, सर्दी की वजह से ओके। ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें क्या है, आपने लेना है ये सौंठ, जिसे हमने अदरक खुश्क किया हुआ है। दूसरे नंबर पे लेना है ये सुरंजान, ये इसी नाम पे मिलती है सुरंजान शीरी। और इसकी शक्ल ऐसे ही होती है जैसे कि आपके जोड़ यानी टखने की शक्ल। ये सूखी देखिए, अरवी छोटी नहीं नहीं छोटी नहीं, टखना आप देख नहीं रहे जैसे आपका, ये बिल्कुल वैसे, हाँ, ये देखिए ये इधर से, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही सही अल्लाह कह ताला ने रहे इसकी हैं। शेप ये ही ऐसी देखें, बनाई है, बिल्कुल ये just टखने like- की शक्ल में आपके घुटने के जो जोड़ है बिल्कुल वैसी शक्ल इसकी बनी। इसको सुरंजान कहते हैं और इसकी एक किस्म होती है, इसको सुरंजान शीरी कहते हैं। इसको क्या करना है जल्दी से बता दीजिए, सुरंजान टाइम खत्म। शीरी, कौची कम भी इसको ओके, कहते और हैं। उसका इस्तेमाल? और तीसरा इसके अंदर आपके पास है असगंध नगौरी। ओके। और चौथी चीज इसके अंदर है काली मिर्च। ओके। चारों चीजों को ओके। बराबर वक्त में पाउडर करके रख लीजिए। चाय वाली आधी चम्मच नीम गर्म पानी से सुबह शाम ओके, लें, इस हिसाब सर्दी से से होने थैंक वाले यू दर्द सो खत्म मच, हो बहुत जाए। बहुत शुक्रिया। एक न्यूज़ ब्रेक है, वी हैव टू गो प्लीज। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ये सुना है आपने भी और मैंने भी। ये है क्या फर्स्ट इम्प्रेशन? जब आप किसी से पहली मर्तबा मिलते हैं और आप उसको देखते हैं, आपसे मुलाकात में जिनसे बात करते हैं, थोड़ी सी जजमेंट होती है, एक दूसरे को आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तो वो जो वहाँ पे कोई मिस्टेक्स हो जाए या कोई ऐसी बात जो आपको उसकी पता चल जाए, या कोई ऐसी आदत में जैसे कहते हैं कि ना दांत निकलवाए जा सकते हैं, ठीक है, सींगें कटवाई जा सकती हैं, मगर आदतें और खसलतें बदली नहीं जा सकती। अगर किसी इंसान के अंदर ये आदत है कि वो शक करता है, या किसी इंसान के अंदर ये आदत है कि वो बुराई करता है, किसी की ग़ीबतें करता है, तो वो ये करेगा। अगर किसी इंसान के अंदर ये चीज़ है कि वो चिड़चिड़ा रहता है, नाखुश रहता है, उसके अंदर एटीट्यूड इश्यूज़ हैं, ईगो इश्यूज़ हैं, तो वो आपको आपकी उसकी मुलाकात में पता चल जाएगा। और ये एक ही मुलाकात काफ़ी होती है, क्योंकि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर मैं रिश्तों की मिसाल दूँ शादी ब्याह के हिसाब से, अमूमन जब लड़के वाले जाते हैं रिश्ता लेके, तो लड़के को जाना पड़ता है। तो जो लड़के होते हैं ना, वो मोस्टली जब रिश्ते के लिए जाते हैं तो ऐसे ना कंफ्यूज से होकर जाते हैं, ऐसे कंधे झुका के बैठ जाएंगे, कंफ्यूज है ना, बोलेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे टांग हिलाते रहेंगे, बोले रहेंगे, ठीक है। या फिर कुछ बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जैसे जा रहे हैं तो वो बदमाश हो, गुंडे हो, लड़की बयाने नहीं लेके जा रहे तो फिर वो ऐसे ना पता नहीं क्या अपने आप को दिखा रहे होते हैं। तो कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, आपको इम्प्रेशन होता है, आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस का नहीं पता होता, क्योंकि आपको पता है आपके बोलने को बड़ी सपोर्ट, आपके इम्प्रेशंस, आपके एक्सप्रेशंस को बहुत सपोर्ट, एक कॉन्फिडेंस देती है आपकी ड्रेसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट ड्रेसिंग। बहुत से ऐसे लोग हैं शलवार कमीज़ पहनते हैं और उनका जो नाड़ा होता है वो यहाँ घुटनों से भी नीचे लटका हुआ होता है, तो वो ये सारी चीज़ें सही नहीं होती। शलवार कमीज़ आपने पहनी है, आप तरीके से पहने। कुछ लोग उनकी सिलवटें कहाँ किस तरीके से आप बैठे कपड़े पहन के गए, तो आपको सिलवट खुद आपको बचानी है, अपने तौर तरीके से बैठना है, स्लीक होके रहना है। आपका इम्प्रेशन ये नहीं कि आप अपने आप को खद्दी वाले पुलिये में ले आए। तो कहीं पे भी फिर आपने जब बात करनी है तो आपके स्टाइल को देखा जाता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखा जाता है, आप कितना ओवर बोल रहे हैं ये देखा जाता है, और आप बोल ही नहीं रहे ये भी देखा जाता है। तो आपके एक एक लफ्ज़ों को तोला जा रहा होता है जब आप रिश्ता लेके जाते हैं या फिर आप किसी फ़र्स्ट इंटरव्यू के लिए जाते हैं जॉब के। तो इसीलिए कहते हैं फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो अपनी ज़िंदगी में जब जब आपको ये मौका मिले कि किसी से मुलाकात करनी है, कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन है, कोई आपका इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू हो रहा है किसी जॉब के लिए, किसी बिज़नेस के लिए, किसी काम के लिए, या कुछ प्रॉपर्टी में कुछ ख़रीदने जा रहे हैं एज अ बायर मैं आपको बताऊं, और अगर आपका इंप्रेशन ढीला पड़ गया, सामने वाला आपको खेप ही लगाएगा, ऐसे लूटेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किधर से आपको घेरा लगा है। तो सामने वाले को ना अपनी
चीज़ें जो है ना इतनी खुल के भी ना बताया करें, ये भी आपके इंप्रेशन में। आप अपना राज खोल के ना बताया करें। हर चीज़, हर बात हर एक के साथ डिस्कस करने वाली नहीं होती है। वैसे तो जो अगर मैं बात करूं कि जो आपके हाथ मिलाने का स्टाइल है मर्दों में स्पेशली, जो आपके हाथ की जो एक ग्रिप है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होनी चाहिए, और ये भी नहीं कि आप यहाँ से हाथ या बिल्कुल उंगलियाँ पकड़ के हाथ मिला रहे हैं। इट्स सपोज टू बी प्रॉपर शेक हैंड्स एंड देन यू जस्ट शोइंग योर कॉन्फिडेंस एंड स्टाइल। या एक मिलनसार उनको फील होना चाहिए। मेरे पास आज है अफाफ, और अफाफ मंजूर जो है ये डॉक्टर साहिबा किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, माहिर नफ्सियात है, और क्या भला की खूबसूरत है। आइए जी, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। ये इंप्रेशन, ये लुक, ये स्टाइल की बातें कर रही थी मैं। कैसी हैं आप? इधर आइए, दिखाएं जरा अपने कपड़े कितने खूबसूरत। ये देखें, दिस इज़ द कॉन्फिडेंस, दिस इज़ द लुक। मैं इस चीज़ों की बात कर रही थी, बाकी चीज़ें वो एलैबोरेट करेंगी। अब देखें, वो एक शो पे आई हैं, कोई इंटरव्यू देने नहीं आई हैं, वो आप लोगों से बातें करने आई हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं परोलने वाली यहाँ पर बैठा के। मैं उनसे आपकी चीज़ों के, आपके सवाल, आपके लिए कुछ बात करूँगी, मगर उसके बावजूद उनकी लुक को देखें, कितनी डिफाइंड, कितनी एलिगेंट, और अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से उन्होंने की है। ना कुछ चोरपना है, कलर की कॉम्बो, कपड़े, क्वालिटी, क्लास, हर चीज़ उन्होंने एक एक चीज़ को कितना अच्छा डिफाइन करके अपने आप को सजाया है, बाल से लेके मेकअप से। दिस इज द थिंग। ये तो मैं आपसे सीख रही हूँ ना, मुझसे तो और क्या। नहीं, मैं आपकी, वैसे आप मेरी मिसाल दें, मैं आपकी मिसाल देती हूँ, उसमें तो आगे बढ़ जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा देता है, बूस्ट कर देता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और सिर्फ लड़कियों का नहीं, मेरे ख्याल से लड़कों का भी ऐसा ही है। फिज़ा, आज का टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। उसकी वजह यह है कि इस टॉपिक को अगर आप समझ लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में ये कहा जाता है कि यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू हैव ए फर्स्ट इम्प्रेशन। यानी आपको ज़िंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलता कि आप किसी के साथ फर्स्ट मीटिंग को रिक्रिएट कर लें। अल्लाह। सो इसका मतलब है कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है या फर्स्ट इंप्रेशन होता है किसी के साथ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हाउ टू क्रिएट दैट मीटिंग एंड हाउ टू क्रिएट दैट इंप्रेशन, आए आज आप उस पर बात करते हैं बैठ के। क्या ख्याल है? वाह, चलिए जी, अब हम यहीं से शुरू करते हैं कि अगर इंसान कोई रिश्ता देखने जा रहा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक होता है, मुझे लगता है शादी। हाँ, अच्छा, हम लड़के तो पहले शुरू करते हैं, क्योंकि मोस्टली जाते तो लड़के ही हैं, ठीक है। झुक के बैठे हुए हैं, घबराए हुए हैं, नर्वस हैं, बोल नहीं रहे, और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है तो फिर वो तो पाँव पे पाँव गुंडा रख के बैठ गया, गुंडा राज दिखा रहा है, ठीक है, मूछे मोड़े जाएगा बार बार, ठीक है, ऐसी। तो या फिर कोई बहुत फेंकेगा, मेरा ये बिज़नेस है, मेरा वो बिज़नेस है, मेरा तो ये काम है, मैं उसमें बैठता हूँ, मैं फलानी बंदे को भी जानता हूँ, उसके वो तो मेरा यार है, वो तो मेरे घर के बाहर खड़ा रहता है, इस तरह की बातें। तो ये वाले जो लोग हैं, ये अपना इंप्रेशन क्या दिखा रहे होते हैं? फ़िज़ा, आपने जो फ़र्स्ट इम्प्रेशन की बात की, ख़ास तौर पे जब हम रिश्ते के लिए जाते हैं और किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जब हम रिश्ता देखते हैं या कोई भी ऐसी मीटिंग जिसमें हम कोई फ्यूचर की कोई प्लान करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा फोकस ऑफ कोर्स हमारा यही होता है कि हम किसी को इन्फ्लुएंस कर सकें, उसको ये बता सकें कि आप जिस चीज़ की तलाश में हैं वो सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये भी समझना चाहिए कि आप किसके पास जा रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और आप क्या उसके साथ मीट करते हैं या नहीं करते। सो इसका सबसे पहला असूल तो यही है कि नेवर फेक योरसेल्फ। और आप एनालाइज ज़रूर कर लें कि आप जिस सिचुएशन में जाना चाहते हैं कि आप वहाँ फिट हैं या नहीं हैं। अच्छा, अगर आप वहाँ फिट नहीं हैं और आप उसके मुताबिक नहीं हैं, तो आप जितनी भी कोशिश कर लेंगे, आप कभी भी रियल इम्प्रेशन नहीं दे पाएंगे। अच्छा, वक्ती तो हो सकता है। मोस्टली लोग जब यही आपने बात की ना कि फेक नहीं होना है, हाँ, तो फेक ही तो प्लान करके जाते हैं, नहीं? हाँ, बट वो दैट इज़ वेरी विजिबल, दैट इज़ वेरी विजिबल। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है फ़िज़ा, जो ये फर्स्ट इंप्रेशन है ना, इसके बारे में जो साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी ख़ास तौर पे, वो ये कहती है कि आप पहले 7 सेकंड्स में अपना इंप्रेशन बिल्ड करते हैं। ओह, और उन 7 सेकंड्स में आप मोर देन 11 जो करेक्टरिस्टिक्स या डिस्क्रिप्शन है अपनी पर्सनालिटी की, वो आप दूसरे के ऊपर
फ्लो कर देते हैं, और कोई दूसरा जो बैठा हुआ है आपके साथ वो आपकी वो मोर देन 11 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको एनालाइज भी कर सकता है। जैसे ये जो फेसबुक और यूट्यूब का एल्गोरिदम है ना, हाँ। वो भी 7 सेकंड्स का है ना, 6 सेकंड्स का है। इसी सेकंड्स में अगर आपने चार्म दिखा दिया तो आपकी रील को आगे देखा जाएगा, वरना उसकी रील जो है वो फारिग है। देखिए कोई भी जो भी AI का रिदम फॉलो करता है, AI इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और वो इंटेलिजेंस इज़ वेरी क्लोज और रेप्लिकेटिंग द ह्यूमन साइकोलॉजी। हाँ, दिमाग की बिल्कुल। सो जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसी को रेप्लिकेट करेगा। उन्होंने उसको क्विकली अंडरस्टैंड कर लिया कि जैसे कोई भी ह्यूमन ब्रेन है, इंसानी दिमाग है, वो 7 सेकंड्स के अंदर ही फैसला कर लेता है कि मैं मुझे ये शख्सियत मुतासिर कर रही है या नहीं कर रही है, मैं इससे बात करने वाली हूँ कि नहीं करने वाली हूँ। इसी तरह से जो AI का रिदम है या कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, वो भी 7 सेकंड्स की ही साइकोलॉजी पर काम करते हैं, और अगर वो कैप्चर कर लेते हैं अटेंशन दूसरे व्यूअर की, तो वो ऑफ कोर्स फिर वो आगे चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। वाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? फेक को हटा के तो आपने इस पर बात कर ली, उसके अलावा कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं? ज़्यादा बोलना, ये मगर मुझे लगता है एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम डिटेल में इस पर बात करते हैं। Sure. क्योंकि कुछ लड़के और लड़कियां जो है या तो घबरा के बोलती ही नहीं है अगर रिश्ते वाली टाइम पे कहीं गई हैं या कोई आया है, तो या फिर इतना कुछ बोल देती हैं जो नहीं भी बोलना होता वो भी बोल देते हैं सारे। तो इस पर ज़रूर बात करते हैं, ब्रेक लीजिए। अच्छा जी, हम बात करें पहला तासुर सब कुछ होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से लड़का और लड़की जब रिश्ते के लिए एक दूसरे के सामने आते हैं और फैमिलीज़ के सामने होते हैं, बैठे होते हैं, वो इंप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें हम कौन सी ऐसी गलतियाँ, मिस्टेक्स जो है वो कर लेते हैं, उस पर बात करते हैं, ताकि हम आगे जब कोई रिश्ते के लिए जाएँ तो कोई आप लोग से गलती ना हो, है ना? बिल्कुल। फ़िज़ा देखिए, एक असूल ये है कि जब भी कोई दो लोग मिलते हैं या पहली मुलाकात होती है, तो हम बोलने या सुनने से pहले देखते हैं, और एट द एंड आउटकम के लिए हम फैसला करने से पहले महसूस करते हैं। मतलब हम आधी बातें आँखों से सुन लेते हैं, यानी हम देखते पहले हैं, हम बोलते बाद में हैं, सुनते बाद में हैं। हाँ। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है ना, वो आपकी नज़र होती है, यानी आप दिखाई कैसे दे रहे हैं। और अगर आप दूसरी तरफ हैं तो आप समझ लीजिए कि आप पहले देखते हैं, यानी मंज़र पहले आपके सामने आता है, और उसके बाद जो है ना वो फिर आपकी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होता है। तो उस मंज़र को जो है ना वो आपने खूबसूरत बनाना है, या उस मंज़र को आपने कैसे डिसेंट तरीके से प्रेजेंट करना है, वो बड़ा ज़रूरी है। ये चाहे रिश्ते देखने के लिए हो, कोई इंटरव्यू के लिए हो, वैसे मुलाकात हो आपकी किसी भी कारोबारी हैसियत में, तो आपकी जो मुलाकात का इब्तिदा है वो आपको एक दूसरे को देखने से होता है कि आप नज़र कैसे आ रहे हैं। और अक्सर लोग बाज़ुकात जो वो नहीं होते वो वाली पर्सनालिटी अपनी डेवलप कर लेते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि हम जिससे मिलने जा रहे हैं वो उसको ये अच्छा लगता होगा तो हम ये कर लें। जैसे अभी आपने रिश्ते की बात की और आप मिसाल दे रही थी ब्रेक में कि आप अपनी बहन का ही बता रही थी कि US से रिश्ता देखने आ रहे थे, और अब एक इम्प्रेशन आता है कि US से कोई आ रहा है रिश्ता देखने के लिए लड़का, तो वो तो कोई बहुत मॉडर्न होगा और हमें कोई मॉडर्न ड्रेस पहनना चाहिए और हमें नज़र ऐसा आना चाहिए, तो लड़की जो है वो कोई मॉडर्न ड्रेस पहन ले। मतलब ये सही काम है या गलत है? गलत है ना ये? अच्छा, ये गलत राइट। जो आपकी बहन ने किया कि वो यूनिफॉर्म में थी और अपने घर के लिबास में या जो भी उनका रेगुलर आउटफिट था वो उसी के अंदर उनसे मिली, तो वो एक नेचुरल थिंग थी। जब आप अपने नेचुरल वे में होते हैं तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हैं। आप देखिए ना, अगर आपको टाई लगाने की आदत नहीं है और आप किसी दिन टाई लगा लेते हैं तो आप सारा दिन अनकंफर्टेबल रहेंगे। तो इसी तरह से जब आप मीटिंग करेंगे तो आप उसमें कभी भी फिट नहीं होंगे। आप कोई ऐसा लिबास पहनते हैं जो कि अगर फीमेल्स हैं और अगर आप रेगुलरली आप शलवार कमीज़ पहन रही हैं और अगर आप जीन्स या कोई ऐसा वेस्टर्न ड्रेस पहन लेती हैं तो यू विल नॉट फिट इन दैट। आप उसके अंदर अच्छे नहीं लगेंगे, आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, आपकी मूवमेंट्स ठीक नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कॉन्फिडेंटली आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। और इसमें सिर्फ लिबास नहीं है, आपकी सारी पर्सनैलिटी है। आप कैसे दिखाई दे रहे हैं, आपने मेकअप कैसा किया हुआ है, आपने बाल कैसे बनाए हुए हैं। बड़ी फ़नी बात है, आजकल एक ये बड़ा इशू चल रहा है। लास्ट डेज मेरे पास एक लड़की आई और वो उसका ब्रेकअप हो गया था और इवन के डाइवोर्स तक बात चली गई। और पता ये चला कि जब शादी की थी तो लड़के ने विग लगाई हुई थी। रिश्ता देखने आए तो उन्होंने बताया कि लड़के ने तो विग लगाई हुई थी।
और जब बाद में पता चला तो वो कहती है कि वो तो उसके सर पे बाल ही नहीं थे। अच्छा, अब उसका इतराज़ ये था कि मुझे इस चीज़ पे कोई वो इतराज़ नहीं होता। हाँ, मतलब मैं एक्सेप्ट कर लेती, बाकी उसके अंदर इतनी क्वालिटीज थी, इतनी अच्छी चीज़ें थी और कि मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल थी, लेकिन ये मेरे साथ फेक किया गया है ना। अब इस बात पे धोखा ही हुआ। अब इस बात पे तो धोखा हो गया। अब आप देखें कि इसका मतलब ये है कि आपने जिस रिश्ते की इब्तिदा धोखे से की वो कितनी मुश्किल हो जाती है। इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आप अपने फर्स्ट इम्प्रेशन को या आप पहली मुलाकात को बहुत अच्छी यादगार बनाना चाहते हैं और इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं तो उसमें 3 चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और उन 3 चीज़ों में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने दूसरे इंसान को ये एहसास दिलाना है कि देयर इज़ अ ट्रस्ट बिटवीन अस। हमारे दरमियान एक ट्रस्ट का रिश्ता है, आप मेरे पे एतबार कर सकते हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो यकीनन ठीक होगा। ये चीज़ बड़ी अहम है। और अगर आप उस एतबार को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद आप एक तल्लुक बना लेते हैं तो वो तल्लुक कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। अच्छा, कुछ अगर जैसे डिवोर्स्ड हैं कुछ खातून, आई डोंट नो, पता नहीं देखे क्या क्या टैबू बना लिया है कि अगर कोई डिवोर्स खातून है और वो माशरे में काम करने निकलते हैं तो उसके घर वाले उसको कह रहे होते हैं कि तुम्हारे जो 3 बच्चे हैं ना तो उसको तुमने बाहर जाके ऑफिस में जहाँ काम कर रही हो या अपने लोगों में मिलने जुलने वालों को उनको मत बताना 3 बच्चे हैं। बोलना अगर कोई बहुत पूछे तो बोलना एक बेटा है। अच्छा, व्हाई इज दैट? ये बोला जाता असल है। में देखिए, देखिए हमारे बच्ची को बिल्कुल अलग चीज़ सिखाई जा रही है। क्या कोई गाली है 3 बच्चे होना अगर किसी डिवोर्स देखिए ये हमारी कुछ कल्चरल एक्सेप्टेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं और हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी डेवलप हो गई हुई हैं नॉर्म्स के हम कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ चीज़ों को बड़ा बुरा जहाँ वो समझते हैं। काम कर रही है उसको किसी से प्यार, लड़के को कोई पसंद आ जाए और लड़का कहे मुझे लड़की बहुत, बाद में पीछे उसके 3 बच्चे निकलते हैं, वो उसको उसका चीज़ का ट्रॉमा निकलता है कि भाई से झूठ क्यों बोला, छुपाया क्यों। या मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे पास एक मेरी पेशेंट है, वो ये कहती है कि मैं इस ट्रॉमा में जो है ना वो रह रही हूँ कि मैं एक डाइवोर्स्ड लड़की हूँ और वो कहती है कि आई विश कि मैं एक बेवा होती तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि मैंने माशरे में देखा है कि अगर कोई बेवा होती है तो उसके लिए बहुत हमदर्दियाँ होती हैं माशरे की और वो कहते हैं कि यार ये बेचारी बेवा है, जो भी सहूलियात हैं वो भी बेवा के लिए हैं, जो भी राइट्स हैं हमारी सोसाइटी में वो बेवा के लिए हैं, लेकिन एक डाइवोर्स्ड खातून के लिए कोई ऐसे राइट्स नहीं है। अच्छा, उसकी एक रीज़न अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि यू कैन गो एंड मैरी अगेन। आप बिल्कुल आज़ादाना तरीके से दोबारा शादी कर सकते हैं, एक दोबारा रिश्ते में आ सकते हैं और एक ग्रेसफुल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी सोसाइटी जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। और फिर इसी तरह से इस चीज़ पे फेक करना और झूठ बोलना कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप ये ना बताएं कि मेरे बच्चे हैं, क्योंकि आपको अच्छा रिश्ता नहीं आएगा और फिर आगे जो शादी के मामलात हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और कितने ही रिश्ते इसी वजह से, इसी बुनियाद पे आगे नहीं चल पाते। और जिसमें कुछ माँ ये कहती हैं, छुपाया जाता है। और कुछ माँ ये कहती हैं बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो बच्चे हैं ना ये मेरे पास रहेंगे, तो मैं बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये भी तुम बोलो कि तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं। हाँ। अब वो जो माँ है अपने बच्चों को बचपन से जो है ना वो बहन बन के पाल रही है। हाँ। है घर में पाल रही है, खाना दे रही है, कमा के भी ला रही है, मगर उनको भाई बहन बन के और दुनिया में लोगों को भी दिखा रही है कि ये मेरे भाई बहन है। और ये कहती है कि मेरी माँ जो है वो असल माँ वो है, जबकि आप ये तो इतने कॉम्प्लेक्स केसेस हैं। एक दफ़ा मेरे पास एक पेशेंट आया जो कि बहुत डिप्रेस्ड सिचुएशन में था और उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई और वो ये थी कि उसकी शादी हुई और उसकी डाइवोर्स हो गई, उसकी बीवी जो है वो 1 साल का बेटा था छोड़ के चली गई और उसने वो 1 साल का बेटा अपनी बहन को दे दिया। बहन ने कहा कि मेरे पास बच्चे नहीं हैं, आप मुझे बच्चा दे दें और मैं इसको पालूंगी और संभालूंगी। अब वो बहन को बच्चा दे दिया और जहाँ पे उसने दोबारा शादी की उनको बताया ही नहीं कि मेरी कोई औलाद थी पिछली शादी में से। लेकिन अब वो कहते हैं जब मैं देखता हूँ कि वो बच्चा मेरी बहन के साथ और उसके ख़ावंद के साथ उसको मामा बाबा कहता है और वो बहुत ज़्यादा एफिलिएशन शो करता है, उनसे मोहब्बत करता है और मैं अपनी आंखों के सामने ये नहीं देख सकता कि वो मुझे बाप नहीं कहता, मेरा दिल उमड़ उमड़ के जाता है, मेरा खून अब जो है ना वो जोश मारता है कि ये तो मेरी औलाद थी और ये मेरे साथ इसकी कोई एफिलिएशन नहीं है, मेरी तरफ कोई इंक्लिनेशन नहीं है और ये चीज़ मैं घर में किसी को बता नहीं पाता और मैं इस तकलीफ़ और अजियत में से गुजर रहा हूँ। तो देखें, जो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल रिश्ते बनाए हुए हैं, नेचुरल वेज़ बनाए हुए हैं, आप जब भी उसके अगेंस्ट जाते हैं ना तो आपके लिए फिर वो डिप्रेशन और टेंशन और ये माशरे में जो आपको स्ट्रेस हर तरफ नज़र आता है, ये सब चीज़ें तो फिर होंगी ना। एक ब्रेक लेते हैं, बहुत बड़ी आजमाइश है। बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। एक ब्रेक के बाद दोबारा यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन पे बात करेंगे। अच्छा, आजकल बहुत से तासुरात जो हैं वो ऑनलाइन बनते हैं, जैसे जूम मीटिंग्स हो गए या फिर ऐसी प्रोफाइल्स हो गई आपकी जिनके थ्रू आपके जो फर्स्ट इंप्रेशन है, तासुरात हैं वो बन जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
बिल्कुल, जूम मीटिंग्स या ऑनलाइन मीटिंग्स ऑफ कोर्स बिज़नेस का पार्ट हैं, या आप ये कह लीजिए कोई भी जो जॉब्स हैं उनके अंदर ऑफ कोर्स एक इजी वे है जिसमें कि आप फॉर अवे बैठे हुए भी एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव में जनरली बात करें कि आप जब किसी के साथ कोई भी बिज़नेस मीटिंग करते हैं या कोई इंटरव्यू के लिए मीटिंग करते हैं, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपका इंप्रेशन क्रिएट करती हैं या फिर आपके लिए जो है वो हर्डल्स क्रिएट कर सकती हैं। अगर आप नोटिस करें तो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लिंक कर देती हैं फौरी तौर पे विद इन 7 और 8 सेकेंड्स। उसमें सबसे पहली चीज़, चाहे आप जूम पे हैं यानी ऑनलाइन हैं, स्क्रीन पे हैं, या फिर आपने किसी भी ऑफिस में एंटर हुए हैं या कोई आपके ऑफिस में एंटर हुआ है, तो सबसे पहली चीज़ जो है ना वो आपकी, जैसे मैंने कहा कि आप बोलने से पहले या सुनने से पहले आप देखते हैं, तो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है दैट मैटर्स अ लॉट। द फर्स्ट थिंग इज़ योर फेस, और फेस पे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होती है दैट इज़ स्माइल। सो अगर आप किसी को ग्रीट करते हैं एक स्माइल के साथ, तो आप समझेंगे आपने एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर लिया। ये जैसे जैसे मैं आपके बिल्कुल। सामने बैठ के बात कर रही हूँ और हम मिल के बात कर रहे हैं, तो ये वाला भी सेम इंप्रेशन ही है ऑनलाइन वाला देखिए, भी, हम Zoom लोग तो meeting कई वाला? बार मिल चुके हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आई कैन रिकॉल द फर्स्ट मीटिंग विद यू। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि इंसान जितनी मर्जी चीज़ें किसी भी तल्लुक में हो जाए, लेकिन पहली मुलाकात और आखिरी हुई भी मुलाकात वो हमेशा याद रहती है। ठीक है, पहली भी और आखिरी भी, यानी लास्ट टाइम आपने जो इंप्रेशन क्रिएट किया होता है वो भी बड़ा मैटर करता है। सो हम लोग तो एक दूसरे को काफ़ी अर्से से जानते हैं। आई कैन रिकॉल द फर्स्ट मीटिंग, आपने कितने अच्छे तरीके से मुझे ग्रीट किया एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल विद यू। सो असल में जब आप स्माइल के साथ ग्रीट करते हैं तो आप, इसका मतलब ये है कि आप दूसरे इंसान को कंफर्टेबल बना रहे हैं, दैट यू आर मेकिंग अ सेंस कि मैं आपके लिए वेलकमिंग हूँ और आप यहाँ पे ऑनर्ड फील कर सकते हैं, आप अच्छा महसूस कर सकते हैं, कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। सो पहली चीज़, कोई भी जब भी आपके सामने स्क्रीन ओपन होती है, कुछ भी होता है, तो आपकी जो चेहरे की स्माइल है या लुक है दैट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स अगर आप फेस टू फेस मिल रहे हैं, तो आप, हमारे यहाँ जैसे कि बॉडी जेस्चर्स होते हैं जिसमें कि हाथ का मिलाना होता है। अक्सर लोग, मुझे याद है मेरे फादर मेरे भाइयों को जब बताते थे छोटे होते, तो वो कहते थे कि हाथ कैसे मिलाना है ना, अगर तुम्हें किसी से हाथ मिलाने का मौका मिलता है तो पूरा हाथ मिलाओ। ऐसे नहीं, कुछ लोग होते हैं ऐसे अस्सलाम वालेकुम फौरन से हाथ पीछे, तो पूरा हाथ मिलाओ और हाथ को थोड़ा सा प्रेस भी करो कि उसको अंदाजा हो कि यार ये बंदा जो है ही इज़ फुली कमिटेड। यानी आपके हाथ मिलाने से, सलाम करने से, अगर आप मुंह से भी सलाम करें, ग्रीट करें, तो उससे आप 80% दूसरे की पर्सनैलिटी का उसी वक्त अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कैसा है, इसका कॉन्फिडेंस कैसा है, इसका ट्रस्ट वर्दीनेस कैसी हो सकती है, ये कंफर्टेबल है या नहीं है, ये एडजस्ट हो सकता है, फ्लेक्सिबल है या नहीं है, या रिजिड है। सो ये चीज़ें आपकी बहुत मैटर करती हैं। इस तरह से आपका जो बॉडी पोस्चर है, अगर आप विद ओपन आर्म्स किसी को मिलते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी के साथ वेलकमिंग हैं, और अगर आप खड़े हुए हैं और आप विद होल्डिंग हैंड्स हैं या हाथों को मुख्तलिफ इस तरह से पोजीशन करें, तो इसका मतलब है कि आप कन्फाइंड हैं, आप थोड़े से अपने अंदर जो है ना रुके हुए हैं और ठहरे हुए हैं। तो पैर हिला हिला के बात करते हैं, बहुत ज़्यादा पैर हिल रहा है, और हाँ, कहीं बिल्कुल बॉडी मूवमेंट्स होती है, वो आपकी एंजाइटी शो करती है ना, वो अच्छा, आपकी पैर हिलाना रेस्टलेसनेस शो करता है कि आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हैं और आपके दिमाग में कोई और सोच चल रही है, और शायद आप कुछ कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। बाज़ औक़ात ये सारे इंप्रेशंस जो हैं आपकी मुझे बॉडी लगता है लैंग्वेज में जब जैसे आते हैं। कोई बंदा जब ऐसे ऐसे करता है, मुझे लगता है बहुत जल्दी में। हाँ बिल्कुल, जल्दी में हो सकता है, यानी वो आपसे कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पा रहा, वो उठना चाहता है, हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से मैं ये हमेशा कहती हूँ कि अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं और आपकी नज़र बार बार आपकी घड़ी पे पड़ती है, तो समझ लीजिए कि वो मीटिंग आपकी मीटिंग नहीं है, वो इंसान नहीं है जिससे आप बात करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हैं और आप बार बार घड़ी देखते हैं और आप सोचते हैं कि ये आई एम नॉट फिट हियर, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। फिर आजकल की जो मीटिंग्स हैं उनमें एक बहुत कॉमन इशू जो हमें मिलता है और जिसकी वजह से लोग अपना इंप्रेशन क्रिएट भी कर सकते हैं या लूज़ भी कर सकते हैं, वो यूज़ ऑफ मोबाइल है। आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, आई कांटेक्ट नहीं करेंगे और मोबाइल पे। अब कितनी ही बिजनेस मीटिंग्स या कितने ही इंटरव्यूज इस वजह से आगे चल नहीं पाते, तो वो कहते हैं कि वो तो अपने मोबाइल पे लगा हुआ था, उसने तो मुझे ध्यान ही नहीं दिया। हो सकता है कि आपका उस टाइम इंटरेस्ट हो उसके, यू रियली वांटेड टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप, लेकिन वो जो यूज़ ऑफ मोबाइल है उस टाइम पे वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इसका मतलब है, जैसे मैंने कहा कि 3 चीज़ें क्रिएट करनी है। एक स्माइल है, आपके चेहरे पे स्माइल होना। दूसरी चीज़ है अटेंशन होना, यानी आप उसको पूरा फोकस और अटेंशन दें, उसको ये रियलाइज़ कराएं कि हाँ ये मेरा एक साथ इंटरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि हम मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जाते हैं एज ए गेस्ट,
तो कुछ एक दो चैनल्स ऐसे, मैं आपको नाम नहीं यहाँ मेंशन करूँगी, लेकिन वो होता क्या है कि वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं और उसके बाद वो अपने नोट्स में या फिर कोई वो माइक पे या कुछ इधर उधर, तो यू डोंट फील कनेक्टेड विद द पर्सन। आपको लगता है कि यार मैं मतलब क्यों बोल रहा हूँ ना, हाँ ठीक है, आप डिस्टर्ब भी होते हैं उन चीज़ों से। सो आपकी फुल अटेंशन और फोकस दूसरे इंसान के साथ गुफ्तगू करते हुए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्या बात और कर रही हैं। तीसरी चीज़ जो है ना वो है रिस्पेक्ट और ऑनर। आपका कोई वर्ड जो है, और रिस्पेक्ट और ऑनर देने का सबसे खूबसूरत अंदाज ये है कि आप पहली मुलाकात में विद इन 10 सेकेंड्स किसी के लिए एक अच्छा सा कम्प्लीमेंट थ्रो कर दीजिए, जो देखने में आपको देखने में सच्चा भी लगा। फॉर और एग्जाम्पल अच्छा जैसे आज मैं अभी एंटर हुई और आपने आते ही मेरी तारीफ की, नहीं वो तो सच्ची ठीक है, की थी। अच्छा वो आपने सच्ची की बिल्कुल, और कम्प्लीमेंट सच्चा ही क्योंकि होना मैं चाहिए। एग्जाम्पल जो देना चाह रही थी वो ठीक है, इत्तेफाक से लेकिन मर्ज हो that गई। creates an impression for your comfort, तो मुझे कंफर्टेबल लगा आके ना, बिल्कुल मतलब मुझे एक अपनाइयत या बिलोंगिंगनेस का एहसास हुआ। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। सो इसका मतलब ये कि पहले 7 सेकंड्स के अंदर आपने किसी को वेलकम किया, और साथ ही फॉर एग्जांपल इफ़ यू ग्रीट के आए, बहुत खुशी हुई, एंड वाओ यू आर लुकिंग वंडरफुल टुडे, यू आर वेयरिंग वेरी नाइस कलर टुडे, मतलब देयर कुड बी सो मेनी वर्ड्स दैट यू कैन क्रिएट एन इम्प्रेशन। और यही मिसाइल हमारे घरों में भी होते हैं, डे टू डे मीटिंग्स में भी होते हैं। यानी आप जाते हैं तो जाते ही सबसे पहले कोई नेगेटिव चीज़ जो आपको नज़र आ रही होती है ना, वो आप फौरन थ्रो कर देते हैं। यानी घर गए हैं तो आपने ये क्या तमाशा बनाया हुआ आज तुमने, आज इतना शोर मचाया हुआ है, ये क्या पका रही हो, इतनी स्मेल आ रही है मुझे बाहर से अंदर आती स्मेल। और अगर आप कहें कि यार आज तुमने क्या बनाया, मुझे तो बाहर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, वाओ देखो कैसा चेंज होता है एनवायरनमेंट। थैंक यू अफा, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा तरीके से आपने उसको एलैबोरेट किया। आई होप आप अपने इंप्रेशन को अच्छा रखेंगे, बिकॉज बात यही ख़त्म हो जाती है इसी में सवाल से मेरे बाप, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। थैंक यू, थैंक यू, सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। अब हमारे पास एक ऐसी यंग सी जवान सी मेहमान है जिनसे आपकी हम मुलाकात करवाते हैं। मलाइका नवाज़ मेरे साथ मौजूद है। आपको पता है ये कौन है? इनकी डिटेल सुनिए ज़रा। 12 साल की उम्र में इन्होंने लिखने का आगाज़ किया, जो कि ये किताबें लिखती हैं। 17 साल की उम्र में इन्होंने शाया की अपनी पहली किताब, और अब तक 10 से ज़्यादा बुक्स जो है वो लिख चुकी हैं। अब ये किताबों का जो एक दौर है, आपको पता है कि ये एक बड़ा ख़त्म होता जा रहा था। आजकल की जो यंग जनरेशन है ना, उनका बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सोशल मीडिया के उल्टे सीधे कामों में उन्होंने हाथ डाले हुए लोगों ने। ये बहुत प्यारी चीज़ है। बुक्स जो है वो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, किताबों से दोस्ती कर लो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा किताब होना चाहिए, किताब से दोस्ती करो। वही बच्चे कामयाब हैं, वही लोग कामयाब हैं जो आज के दौर में भी किताबों से दोस्ती करते हैं। मेरे पास मलाइका नवाज़ जो हैं, उन्होंने खूबसूरती से दोस्ती भी की है और साथ साथ उनके साथ दोस्ती निभाई भी है। मलाइका कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ग्रेट। क्या कहेंगी जी, कैसे सिलसिला शुरू हुआ? इतनी सी उम्र में आपने बचपन से ये जो लिखना शुरू कर दिया, अभी भी छोटी हैं आप मगर फिर भी, और ये शौक़ सब कुछ, कहानी सफ़र ज़रा हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। मैंने लिखना स्टार्ट से शुरू कर दिया था जब मैं 12-13 साल की थी, तब से लिखना शुरू कर दिया था। तब शॉर्ट स्टोरीज़ और नॉवेल्स वगैरह लिखती थी, और अब 17 और 18 साल की उम्र में मैंने फर्स्ट बुक पब्लिश की है, जो कि उसके बाद अब 10 किताबें टोटल पब्लिश कर दी मैंने। तो मुझे ये बताएं, आप किन को पढ़ती थी? अब लोग आपको पढ़ रहे हैं, आप किन को पढ़ती थी जहाँ से आपको शौक़ पैदा हुआ? किन किताबों को ज़्यादा आपने पढ़ा है? कौन कौन से? मैंने जॉन एलिया की पोइट्री को पढ़ा है, अगर नेशनली बात करें तो। नासिर काज़मी की पोइट्री को पढ़ा है। अगर इंटरनेशनली बात करें तो फ्रांस कफ्का की क्राइम एंड पनिशमेंट बुक और ये सब बुक्स पढ़ी हैं। उसके बाद फ्रांस कफ्का की मेटामॉर्फोसिस, और जापानीज़ राइटर है मुराकामी, उनकी बुक्स पढ़ी हैं, वेजिटेरियन वर्ड्स वगैरह। अच्छा, आपकी बुक का नाम है द साइलेंस ऑफ एवरीथिंग। ये किस टॉपिक के ऊपर बुक? इसके अंदर क्या है, थोड़ा बताइएगा। इसमें डिफरेंट पोइट्री है, ये एज अ पोइट्री कलेक्शन है, और हर इसमें डिफरेंट कोर थीम्स हैं, और सब कोर थीम्स एक पॉइंट पर आकर साइलेंस पे खत्म हो जाते हैं। शेरो शायरी पे आपका ज़्यादा लगाव है? ज़्यादा हर जॉनर्स पर मैं लिखती हूँ तकरीबन। मैं सेल्फ हेल्प पे भी लिखती हूँ, मैं शॉर्ट स्टोरी नॉवल पर भी लिखती हूँ, तो शायरी में ज़्यादा है, लेकिन बाकी जॉनर्स पर भी लिखती हूँ। वाह, अच्छा, तहरीर भी आपने खुद की, इसकी एडिटिंग भी आपने खुद ही की, इसका डिज़ाइन भी आपने खुद किया, जो पब्लिशिंग है वो भी खुद। इतनी सी कम उम्र में ये सारा कुछ मैनेज कैसे करती हैं आप?
जब किसी काम को करने का शौक हो तो वो खुद ही मैनेज हो जाता है। स्टडीज के साथ ये सब मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन जब शौक हो तो फिर साथ साथ मैनेज हो जाता है। क्या पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं? BS डर्मेटोलॉजी कर रही हूँ। वाह, आगे फिर फ्यूचर प्लान्स क्या बनना चाह रही हैं? राइटर भी इंशाल्लाह बनना चाह रही हैं या dermatology जी? दोनों एज अ करियर लेकर चलूंगी मैं। दोनों साथ लेके चलेंगी। तो आपकी फैमिली में और भाई बहन है? बिल्कुल है, हम लोग छोटे? 2 बहन 2 भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको सपोर्ट करते हैं लिखने में? आपको कोई लाइन, कोई ऐसी बिल्कुल। चीज़? सब सपोर्ट करते हैं, मामा पापा भी करते हैं, सारे करते हैं। अच्छा, पेरेंट्स की तरफ से भी आपको सपोर्ट है, वेरी नाइस। तो घर में सबसे लाडली हैं आप? छोटा भाई भी है, वो ज्यादा लाडला है। वो ज़्यादा लाडला है। इसका मतलब तुम ये काम जो किताबों का करती हो, लिखती हो, इसके साथ साथ घर के काम भी करती हो, है ना? हाँ जी करते हैं। वाह, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, आपने टाइम दिया। हमने आपकी मिसाल देनी थी लोगों के सामने कि देखिए आज के जो दौर में आप लोग सोशल मीडिया के अंदर लगे हुए हैं, किसी चवल चीज़ों में अपने हाथ डाले हुए हैं, ना नाम ना काम, कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ बदनाम। तो फिर क्यों सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं? सोशल मीडिया एक इंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म है, नॉलेज के लिए है। अगर देखना है कोई पॉजिटिव चीज़ देखें, गलत चीज़ को प्रमोट ना करें, और ना ही आप इनको सोशल मीडिया पर अपने बच्चों को अपना टाइम बर्बाद करने दें। उनकी किताबों से दोस्ती करवाएं, उनको टेक्नोलॉजी दिखाएं, सिखाएं, और साथ साथ उनको कोई ऐसे स्किल्स में जो है ना डालें ताकि वो कुछ सीखे, ऐसी कुछ लर्न करें कि उनका फ्यूचर बने, लाइक द वे वी शोड। आपसे मुलाकात करते हैं बहुत जल्द। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।